कहानी की शुरुआत स्पेन के एक बड़े बैंक से होती है, जहां हर तरफ सब कुछ बिल्कुल आम दिनों की तरह चल रहा होता है। तभी अचानक कई हथियारबंद लोग बैंक के अंदर दाखिल हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरे हॉल पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इसी दौरान बैंक का एक कर्मचारी बड़ी होशियारी से उन तक पहुंचने से ठीक पहले खतरे का अलार्म दबा देता है, लेकिन अगले ही पल वह भी बाकी लोगों की तरह उनके कब्जे में आ जाता है। अलार्म बजते ही बैंक के बाहर पुलिस की गाड़ियां पहुंचनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन लुटेरों के चेहरे पर जरा भी घबराहट दिखाई नहीं देती। उनका लीडर आराम से बैंक की खिड़की तक जाता है और बाहर खड़ी पुलिस की तरफ कई गोलियां चलाकर साफ कर देता है कि अगर किसी ने जल्दबाजी दिखाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ ही देर में और पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है। पूरे इलाके को घेर लिया जाता है, आसपास मौजूद लोगों को दूर हटाया जाता है और बैंक के चारों तरफ सख्त घेराबंदी कर दी जाती है, क्योंकि अब यह मामला कुछ मिनटों का नहीं बल्कि लंबी टक्कर का बन चुका होता है। बैंक के अंदर लगभग 300 लोग बंधक बने हुए होते हैं और उनकी हर सांस अब लुटेरों की मर्जी पर टिकी होती है। लीडर को अंदाजा होता है कि पुलिस खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश कर सकती है, इसलिए वह कई बंधकों को अलग अलग खिड़कियों के सामने खड़ा कर देता है ताकि पुलिस किसी भी कदम से पहले कई बार सोचे। इसके बाद वह अपने साथियों को उनकी जगहों पर तैनात करता है और फिर अपने सबसे भरोसेमंद आदमी के साथ बैंक के वॉल्ट की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर वह पैसों की तरफ देखने के बजाय एक खास लिफाफा निकालता है, जिससे साफ हो जाता है कि इस डकैती का मकसद सिर्फ पैसा लूटना नहीं है। उसी वक्त बार्सिलोना के एक अखबार में काम करने वाली रिपोर्टर मार्टर के पास एक रहस्यमयी फोन कॉल आती है। दूसरी तरफ मौजूद एक औरत उसे बैंक डकैती की जानकारी देती है और साथ ही बताती है कि बैंक के पास वाले फोन बूथ में एक जरूरी लिफाफा रखा हुआ है। ये सुनते ही मार्टर अपने फोटोग्राफर बर्नार्डो के साथ वहां पहुंच जाती है। बैंक के आसपास पुलिस ने पूरा इलाका बंद कर रखा होता है, लेकिन बर्नार्डो की पहचान की वजह से दोनों अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं। मार्टर फोन बूथ की तलाशी लेती है और उसे वहां वही लिफाफा मिल जाता है जिसे लुटेरे जानबूझकर पीछे छोड़कर गए होते हैं। मार्टर वह लिफाफा सीधे इस ऑपरेशन की कमान संभाल रहे कमिश्नर पाको को दे देती है। जैसे ही वह उसकी शर्तें पढ़ता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। लुटेरे किसी फिरौती की मांग नहीं कर रहे होते, बल्कि टेगेरो नाम के उस शख्स की रिहाई चाहते हैं जिसने कुछ महीने पहले सरकार के खिलाफ हुए असफल तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाई थी। पाको तुरंत समझ जाता है कि मामला सिर्फ बैंक डकैती का नहीं बल्कि सियासत से भी जुड़ा हो सकता है। इसलिए वह मार्टर और बर्नार्डो से कहता है कि फिलहाल इस जानकारी को हर हाल में छुपा कर रखा जाए। पाको उस लिफाफे को तुरंत अपने आला अफसरों तक भिजवा देता है। बैंक के अंदर लगभग 300 बंधक लुटेरों के कब्जे में होते हैं और उनकी जिंदगी का हर पल खतरे में होता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी जाती है कि लुटेरे सिर्फ टेगेरो ही नहीं बल्कि तख्ता पलट में शामिल 4 लोगों की रिहाई चाहते हैं। उनकी मांग होती है कि इन सबको एक जहाज के जरिए अर्जेंटीना भेजा जाए। साथ ही साफ चेतावनी दी जाती है कि अगर 72 घंटे के अंदर उनकी बात नहीं मानी गई तो पहले 10 बंधकों को मार दिया जाएगा और उसके बाद हर घंटे 5 और लोगों की जान ली जाएगी। इतना ही नहीं, अगर पुलिस ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की तो बैंक के अंदर रखा बम सब कुछ खत्म कर देगा। उधर मार्टर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करती है और पाको से पूछती है कि क्या लुटेरों में सिविल गार्ड के लोग भी शामिल हैं, लेकिन पाको कोई भी संवेदनशील जानकारी बाहर नहीं आने देना चाहता। इसलिए वह एहतियात के तौर पर मार्टर और बर्नार्डो दोनों को कुछ देर के लिए हिरासत में लेने का आदेश दे देता है। बर्नार्डो को अब अपनी सबसे बड़ी खबर हाथ से निकलती दिखाई देती है और वह इस फैसले पर नाराज हो जाता है, मगर पुलिस की पूरी तवज्जो बैंक पर लगी होने की वजह से उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता। यही मौका देखकर दोनों चुपचाप गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसी बीच पाको की पहली सीधी बातचीत लुटेरों के लीडर से होती है। वह समझाने की कोशिश करता है कि उनकी मांगें इतनी आसानी से पूरी नहीं हो सकती। बदले में वह कहता है कि अगर लुटेरे कुछ इंसानियत दिखाएं और बूढ़े, बीमार या कमजोर लोगों को छोड़ दें तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन लीडर बड़ी चालाकी से नई शर्त रख देता है। वह कहता है कि पहले उन्हें खाना, सिगरेट और दूसरी जरूरी चीजें भेजी जाएं। साथ ही यह सामान सिर्फ रेड क्रॉस के जरिए अंदर पहुंचना चाहिए। वह साफ कर देता है कि अगर पुलिस ने इस दौरान कोई चाल चली तो बैंक के अंदर तुरंत गोलियां चलेंगी। बैंक के बाहर एक और मोर्चा खुल चुका होता है। लीडर की गर्लफ्रेंड भीड़ में मौजूद रहती है और लोगों से बातचीत करके समझ जाती है कि सरकार असली वजह सबकी नजरों से छिपा रही है। इसके बाद वह सीधे राष्ट्रीय रेडियो स्टेशन पर फोन करती है और लुटेरों की असली मांग पूरी दुनिया के सामने बता देती है। उसी समय बैंक के अंदर पहले 50 बंधकों को छोड़ने की तैयारी शुरू होती है। बुजुर्गों और बीमार लोगों को अलग किया जाता है, लेकिन जब कई लोग खुद को बीमार बताने लगते हैं तो लुटेरों को शक होने लगता है। सच पता लगाने के लिए उनमें से एक लुटेरा एक नौजवान को पकड़कर
उसके बिल्कुल करीब गोली चला देता है। यह मंजर देखते ही झूठ बोलने वाले सभी लोग खामोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद रेड क्रॉस का सामान भी बैंक के बाहर पहुंच जाता है। लीडर हालात देखने के लिए खुद बाहर जाने का फैसला करता है और बैंक का अध्यक्ष अपनी मर्जी से उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, चारों तरफ तैनात पुलिस उन पर हथियार तान देती है, लेकिन किसी में गोली चलाने की हिम्मत नहीं होती। लीडर पूरे इलाके का बारीकी से जायजा लेता है और पुलिस की तादाद का अंदाजा लगाकर वापस मुड़ता है। अपने वादे के मुताबिक वह 50 बंधकों को रिहा कर देता है, लेकिन उसी वक्त रेडियो पर खबर फैल जाती है कि यह डकैती टेगेरो की रिहाई से जुड़ी है। देखते ही देखते उसके समर्थक सड़कों पर उतर आते हैं, पुलिस की बैरिकेड तोड़ने लगते हैं और बैंक के बाहर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन जाता है। दूसरी तरफ मार्टर और बर्नार्डो ये खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस जानकारी को उन्होंने छिपा कर रखा था वही अब पूरे देश में फैल चुकी होती है। मार्टर को शक होता है कि शायद यह जानकारी पाको ने बाहर पहुंचाई है। वह तुरंत उससे जवाब मांगने जाती है, लेकिन पाको किसी जरूरी काम में उलझा होता है। वह सिर्फ अपना कार्ड देकर कहता है कि कुछ घंटों बाद फोन करना, तब वह सब कुछ बताएगा। इसी दौरान सेना का एक प्रतिनिधि भी घटनास्थल पर पहुंचता है। वह पाको और लुटेरों के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनता है। आवाज सुनते ही उसे शक होता है कि गिरोह का सरगना शायद वालियंते नाम का वह पूर्व सैनिक है, जिसने कुछ महीने पहले हुए तख्ता पलट में हिस्सा लिया था और उसके बाद लापता हो गया था। अगर यह शक सही निकला तो मामला सिर्फ बैंक डकैती नहीं बल्कि सेना से भी जुड़ जाएगा। इसी वजह से हालात और ज्यादा नाजुक हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद सरकार सिविल गार्ड के जनरल पिजेओ को पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंप देती है। बैंक के अंदर दूसरी तस्वीर दिखाई देती है। वॉल्ट में रखी नकदी देखकर लुटेरे बेहद खुश होते हैं। उनके सामने लगभग 800 मिलियन पेसेटा मौजूद होते हैं, लेकिन लीडर अच्छी तरह जानता है कि मुख्य दरवाजे से बाहर निकलना नामुमकिन है। इसलिए वह अपने आदमियों को बैंक के बेसमेंट से सीवर तक सुरंग खोलने का आदेश देता है। योजना ये होती है कि पूरी नकदी उसी रास्ते से बाहर निकालकर बिना किसी को शक हुए फरार हो जाए। दिलचस्प बात ये होती है कि लीडर का ध्यान अब टेगेरो की रिहाई से ज्यादा इस पैसे को सुरक्षित बाहर निकालने पर दिखाई देता है। उसी समय पाको अस्पताल में उन बंधकों से पूछताछ कर रहा होता है जिन्हें पहले छोड़ा गया था। एक घायल युवक बताता है कि लुटेरे एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि नंबर से बुलाते हैं। दूसरे बंधकों से भी पाको को कई अहम बातें पता चलती हैं। वह जानता है कि उनके हथियार पुराने हैं। उनमें से एक ने क्यूबाई अंदाज के ऊंची एड़ी वाले जूते पहन रखे थे और उनका तरीका किसी प्रशिक्षित सैनिक जैसा नहीं लगता। अस्पताल में ही मार्टर फिर पाको से मिल जाती है। इस बार पाको अपनी सोच उससे छिपाता नहीं। वह कहता है कि टेगेरो की रिहाई की मांग सिर्फ लोगों और सरकार का ध्यान भटकाने के लिए है। उसके मुताबिक लुटेरों का असली निशाना बैंक की नकदी है और वे सिर्फ वक्त खरीद रहे हैं ताकि अपने भागने की योजना पूरी कर सकें। पाको को अपने 20 साल के अनुभव पर पूरा भरोसा होता है। मार्टर ये बात बर्नार्डो को बताती है, लेकिन वह अभी भी पाको की इस थ्योरी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता। मार्टर पाको की बात सुनकर बिना सबूत कोई खबर छापने से साफ इनकार कर देती है। बर्नार्डो चाहता है कि यह जानकारी तुरंत संपादक तक पहुंचा दी जाए, क्योंकि अगर पाको की बात सच निकली तो यह सबसे बड़ी खबर होगी। लेकिन मार्टर का मानना होता है कि एक पत्रकार का काम अफवाहें फैलाना नहीं बल्कि हर बात की तस्दीक करना है। इसलिए वह तय करती है कि पहले और सबूत जुटाए जाएं, उसके बाद ही कोई खबर प्रकाशित होगी। बैंक की तरफ लौटते हुए दोनों की मुलाकात एक दूसरे पत्रकार से होती है। वह बताता है कि शहर में यह अफवाह फैल चुकी है कि लुटेरों का सरगना सिविल गार्ड का पूर्व अधिकारी वालियंते है। तभी अखबार की संपादक इसाबेल गुस्से में वहां पहुंच जाती है। उसे पता चल चुका होता है कि मार्टर और बर्नार्डो कई अहम बातें उससे छिपा रहे थे। मजबूर होकर मार्टर अब तक की सारी जानकारी उसे बता देती है, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर देती है कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इसाबेल कुछ सोचने के बाद उन्हें अपनी जांच जारी रखने की इजाजत दे देती है। उधर बैंक के अंदर डकैती को लगभग 8 घंटे बीत चुके होते हैं। बेसमेंट में लुटेरे सीवर तक पहुंचने के लिए लगातार दीवार तोड़ रहे होते हैं। बैंक के नक्शे के मुताबिक वहां सिर्फ सीमेंट की दीवार होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही खुदाई आगे बढ़ती है उनके सामने एक विशाल पत्थर की चट्टान आ जाती है। ड्रिल मशीन उस चट्टान पर बेअसर साबित होती है। यह देखकर रूबियो की बेचैनी बढ़ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर यह रास्ता नहीं खुला तो इतने पैसे लेकर यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसी दौरान जनरल पिजो भी अपनी फोर्स के साथ बैंक पहुंच जाता है। पाको तुरंत उससे अपनी पूरी जांच साझा करता है। वह समझाता है कि लुटेरे एक दूसरे को सिर्फ नंबर से बुलाते हैं, उनके हथियार पुराने हैं और उनका पहनावा भी किसी सैन्य दस्ते जैसा नहीं है। अगर उनका मकसद सचमुच तख्ता पलट से जुड़े लोगों को छुड़ाना होता
तो वे किसी सरकारी इमारत पर कब्जा करते, न कि एक बैंक पर। पाको का कहना होता है कि टेगेरो का नाम सिर्फ असली योजना छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। वहाँ मौजूद कई अफसर उसकी बात से सहमत दिखाई देते हैं, लेकिन जनरल पिज़ेओ उसकी पूरी दलील को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि उसने खुद लुटेरों से बात की है, इसलिए वह हालात को बेहतर समझता है। उधर बैंक के बेसमेंट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे होते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद भी पत्थर अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता। अब रूबियो को यकीन हो जाता है कि बैंक का नक्शा गलत था और किसी ने जानबूझकर उन्हें धोखा दिया है। उसके कुछ साथी घबराने लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पर लगाया था। अगर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो उनके सामने लंबी कैद के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसी तनाव के बीच बैंक की फोन लाइन फिर बजती है। दूसरी तरफ बैंक का अध्यक्ष होता है जो वॉल्ट में रखी रकम के बारे में पूछने की कोशिश करता है। उसकी बात सुनते ही रूबियो का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह साफ कह देता है कि अब बैंक की दौलत वापस लेने के बारे में कोई न सोचे। इसके तुरंत बाद वह अपने साथियों को आदेश देता है कि वॉल्ट में रखा पूरा पैसा बाहर हॉल में ले आया जाए। फिर वह सीधे जनरल पिज़ेओ से संपर्क करता है और मांग करता है कि उनके लिए फौरन एक जहाज का इंतजाम किया जाए। अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वह पूरे 800 मिलियन पेसेटा को आग लगा देगा और बैंक को बंधकों समेत उड़ा देगा। दूसरी तरफ पाको अपनी अलग जांच में लगा रहता है। उसका एक मुखबिर उसे खबर देता है कि एक बार के मालिक ने कुछ दिन पहले एक सुनहरे बालों वाले आदमी का जिक्र किया था जो अक्सर वहां आता था। शक होने पर पाको तुरंत अपनी टीम के साथ उस आदमी तक पहुंचता है और उसे पूछताछ के लिए ले आता है। बार वाला बताता है कि वह उस शख्स का असली नाम नहीं जानता, लेकिन वह अक्सर एक काले बालों वाली लड़की के साथ वहां आता था और दोनों एक दूसरे के काफी करीब लगते थे। पाको उसे छोड़ तो देता है, मगर उसके हाव भाव देखकर उसे महसूस होता है कि वह अभी भी कुछ छिपा रहा है। इसलिए वह अपने आदमियों को चुपचाप उसका पीछा करने का आदेश दे देता है। बैंक के अंदर अब लुटेरों के बीच भी बेचैनी बढ़ने लगती है। भागने का रास्ता बंद हो चुका होता है और चारों तरफ पुलिस और सेना तैनात रहती है। कुछ लोग पहली बार आत्मसमर्पण करने की बात छेड़ते हैं क्योंकि अगर स्पेशल फोर्स अंदर घुस गई तो शायद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन लंबी बहस के बाद रूबियो सबको याद दिलाता है कि उनके पास अभी भी सैकड़ों बंधक हैं। जब तक ये लोग उनके कब्जे में हैं, सरकार इतनी आसानी से हमला नहीं करेगी। आखिरकार पूरा गिरोह तय करता है कि वह आखिरी दम तक डटा रहेगा और बिना पैसे लिए बाहर नहीं निकलेगा। उधर सेना भी लगातार नए रास्ते तलाश रही होती है। स्पेशल फोर्स सीवर के रास्ते बैंक तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें भी वही पत्थर की विशाल दीवार मिलती है जिसने लुटेरों का रास्ता रोका था। अब साफ हो जाता है कि नीचे से अंदर जाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद पूरी योजना बदल दी जाती है और छत के रास्ते हमला करने की तैयारी शुरू होती है। जनरल पिज़ेओ तुरंत कार्रवाई करके ताकत दिखाना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी हालत में बंधकों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते। तभी खुफिया विभाग का नया निदेशक एक अलग योजना पेश करता है। उसके मुताबिक पहले लुटेरों को एयरपोर्ट तक जाने दिया जाए और जैसे ही वे विमान में बंधकों को छोड़ें, उसी वक्त उन पर हमला किया जाए। फिलहाल यही सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। बैंक पर कब्जा हुए अब लगभग एक दिन बीत चुका होता है। लगातार डर और तनाव में रहने की वजह से बंधकों का सब्र जवाब देने लगता है। कई लोग अपने परिवार की फिक्र में टूट जाते हैं और बाहर निकलने की गुहार लगाने लगते हैं। कुछ देर के लिए पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन लुटेरे जल्द ही हालात पर दोबारा काबू पा लेते हैं। इसी दौरान बैंक का डायरेक्टर हिम्मत करके रूबियो के सामने एक गुजारिश रखता है। वह सिर्फ अपने घर फोन करके यह बताना चाहता है कि वह अभी जिंदा है। हैरानी की बात यह होती है कि रूबियो उसकी बात मान लेता है। इतना ही नहीं, वह दूसरे बंधकों को भी अपने परिवार से बात करने की इजाजत दे देता है। इससे साफ दिखाई देता है कि उनका मकसद बंधकों को मारना नहीं बल्कि बातचीत जारी रखना है। उधर पाको पूरी रात अलग अलग सुराग जोड़ने में लगा रहता है। वह पुराने बैंक डकैती के मामलों की फाइलें निकालकर उनकी तुलना करने लगता है। जांच के दौरान उसे कई समानताएं दिखाई देती हैं। लगभग हर घटना में लुटेरों ने क्यूबाई अंदाज के जूते पहने थे, चेहरे ढके हुए थे और हल्के रंग वाली सिगरेट पी थी। तभी उसकी टीम का एक अधिकारी नई जानकारी लेकर लौटता है। पता चलता है कि जिस बार के मालिक से पूछताछ की गई थी वह असली मालिक ही नहीं था। असली मालिक का नाम मैनुएल है, जो पहले खुफिया एजेंसी में जनरल ब्लांको के साथ काम कर चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि बैंक से छोड़े गए पहले 50 बंधकों में मैनुएल भी शामिल था और बाहर निकलते ही वह सीधे मैड्रिड जाकर ब्लांको को वही दस्तावेज सौंप चुका था जिसे लुटेरे बैंक के वॉल्ट से निकाल कर लाए थे। दूसरी तरफ जनरल पिज़ेओ भी अपनी अलग जांच पूरी करता है। सारी जानकारी देखने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि लुटेरों का सिविल गार्ड से कोई संबंध नहीं है। उनके पास न सैन्य प्रशिक्षण है और न ही सरकारी हथियार है। कुछ ही देर बाद बैंक के बाहर अचानक एक बख्तरबंद गाड़ी आकर रुकती है। उसमें बैठा अधिकारी लाउडस्पीकर पर लुटेरों को आखिरी बार आत्मसमर्पण करने की चेतावनी देता है। जवाब में रूबियो पीछे हटने के बजाय
कई बंधकों को खिड़कियों के सामने खड़ा कर देता है ताकि सेना हमला करने से पहले मजबूर हो जाए। साथ ही वह अपने आदमियों को छत पर नजर रखने का आदेश देता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि अगर हमला हुआ तो वहीं से होगा। लेकिन वह यह नहीं जानता कि जनरल पिजेओ अब हर हाल में दबाव बढ़ाने का फैसला कर चुका है। हालात अपने खिलाफ जाते देखकर रूबियो भी नई शर्त रख देता है। वह बैंक डायरेक्टर के जरिए सेना तक संदेश भिजवाता है कि उनके लिए एयरपोर्ट तक जाने का इंतजाम किया जाए। इस बार वह साफ कहता है कि सभी बंधक भी उनके साथ विमान तक जाएंगे। अगर रास्ते में या विमान पर हमला हुआ तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इस मांग पर तुरंत फैसला नहीं कर पाते। इसी बीच स्पेशल फोर्स चुपचाप बैंक की छत पर अपनी पोजीशन लेना शुरू कर देती है और प्रधानमंत्री एहतियात के तौर पर अपना इस्तीफा तक लिखकर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि अगर यह अभियान नाकाम हुआ और बड़ी संख्या में लोग मारे गए तो पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर आएगी। बैंक के अंदर बैठे लुटेरे भी समझ जाते हैं कि अब सेना किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकती है। रूबियो तुरंत हालात का जायजा लेता है और बैंक के डायरेक्टर को अपने साथ लेकर खिड़की तक पहुंचता है। इसी पल कहानी रूबियो के अतीत की तरफ मुड़ती है, जहां पहली बार पता चलता है कि वह सिर्फ एक साधारण बैंक लुटेरा नहीं है। जब रूबियो कम उम्र का था तब उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक ज्वेलरी की दुकान लूटी थी, लेकिन ये आजादी ज्यादा देर तक नहीं चली। पुलिस ने बहुत जल्द उसे पकड़ लिया और उस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई उस समय एक अधिकारी बर्नार्डो कर रहा था। गिरफ्तारी के दौरान रूबियो की जमकर पिटाई हुई, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उसे जेल भेजने के बजाय सुधार गृह भेज दिया गया। वहीं उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया और आगे चलकर उसने अपराध की दुनिया को ही अपना रास्ता बना लिया। सुधार गृह से निकलने के बाद रूबियो और उसके दो साथी एक गुप्त संगठन में शामिल हो गए, जो खुफिया एजेंसी के अधिकारी ब्लांको के लिए काम करता था। उनका काम चोरी, अपहरण और दूसरे गुप्त ऑपरेशन अंजाम देना था। कुछ समय बाद प्रधानमंत्री की हत्या के मामले में ब्लांको का नाम सामने आने लगा। अपनी सुरक्षा के लिए उसने पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया। इसके बाद रूबियो और उसके साथी बिना किसी सहारे के रह गए। अपराध की जिंदगी छोड़ने के बजाय उन्होंने लगातार डकैतियां करनी शुरू कर दी। आखिरकार एक और वारदात में वे दोबारा पकड़े गए और इसी जेल में रूबियो की मुलाकात मैनुएल से हुई। यहीं से उस बैंक डकैती की असली योजना ने जन्म लिया। वर्तमान में लौटते ही रूबियो को यह एहसास होता है कि मैनुएल ने उसे नकली नक्शा देकर जाल में फंसा दिया है। सीवर का रास्ता कभी खुल ही नहीं सकता था और अब बाहर निकलने का कोई आसान तरीका भी नहीं बचा था। इसके बावजूद वह बैंक डायरेक्टर को साथ लेकर एक बार फिर बाहर निकलता है और पूरे इलाके का जायजा लेकर बिना किसी नुकसान के वापस अंदर लौट आता है। यह देखकर जनरल पिजेओ का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि रूबियो बार बार सुरक्षा बलों को खुली चुनौती दे रहा है, इसलिए वह छत पर मौजूद स्पेशल फोर्स को हर पल कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आदेश दे देता है। बैंक के अंदर लौटने के बाद रूबियो अपने साथियों के साथ आखिरी योजना बनाता है। वह समझ जाता है कि अब चेहरे छिपे रहने ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर पुलिस उन्हें पहचान नहीं सकी तो बच निकलने की उम्मीद अभी भी जिंदा है। इसी वजह से पूरा गिरोह तय करता है कि सही वक्त आने पर वे अपने कपड़े बदलेंगे और बंधकों में घुल मिलकर बैंक से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी को यह अंदाजा भी न हो सके कि असली लुटेरे कौन है। फिर भी उसके मन में एक उम्मीद बाकी रहती है। उसे लगता है कि खुफिया एजेंसी का निदेशक ब्लांको आखिरी वक्त पर उसकी मदद करेगा। लेकिन नंबर 2 को इस बात पर भरोसा नहीं होता। वह रूबियो को याद दिलाता है कि अगर वे दोनों यहीं मारे गए तो इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा फायदा ब्लांको को ही मिलेगा। नकली नक्शा भी शायद उसी की चाल थी। ये बात सुनकर रूबियो तुरंत फैसला करता है कि बैंक की पूरी नकदी अलग अलग जगहों पर छिपा दी जाए, ताकि अगर आज निकलना मुमकिन न हो तो किसी दिन वापस आकर उसे निकाला जा सके। दूसरी तरफ पाको भी एक पल के लिए नहीं रुकता। पूरी रात नजर रखने के बाद अगली सुबह वह रूबियो की गर्लफ्रेंड कार्मेन को गिरफ्तार कर लेता है। उसकी तलाशी के दौरान पुलिस को एक पिस्तौल और वही दस्तावेजों का पुलिंदा मिलता है जिसकी प्रतियां पहले फोन बूथ में छोड़ी गई थीं। इसके बाद कार्मेन को हिरासत में भेज दिया जाता है। उधर अखबार के दफ्तर में इसाबेल, मार्टर और बर्नार्डो पुराने रिकॉर्ड खंगालना शुरू करते हैं। 1970 के दशक की कई फाइलें देखने के बाद उन्हें एक पुरानी बैंक डकैती और 1975 में स्पेनिश दूतावास पर हुए बम धमाके की खबर मिलती है। धीरे धीरे सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। मार्टर इस नतीजे पर पहुंचती है कि बैंक डकैती का सरगना कोई और नहीं बल्कि रूबियो है। उसे यह भी पता चलता है कि उसकी पत्नी क्रिस्टीना उसी विचारधारा से जुड़ी थी और दोनों कई हिंसक घटनाओं में साथ शामिल रहे थे। 1976 में दोनों गिरफ्तार हुए, लेकिन उन पर पुराने अपराध साबित नहीं हो सके। बाद में उन्हें राजनीतिक कैदी मानकर रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद रूबियो ने अपने पुराने साथियों को फिर इकट्ठा किया और एक के बाद एक सुनियोजित डकैतियां शुरू कर दी।
मार्टर अपनी पूरी जांच के बाद तुरंत पाको से संपर्क करती है और पूछती है कि क्या बैंक का सरगना सचमुच रूबियो ही है। लेकिन उसी समय पाको बताता है कि स्पेशल फोर्स किसी भी पल बैंक पर धावा बोलने वाली है। यह सुनते ही मार्टर और बर्नार्डो बिना देर किए दोबारा बैंक की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि कुछ देर पहले बैंक के अंदर से गोलियों की आवाज आई थी। जनरल पिजेओ इसे लुटेरों के बीच झड़प समझ लेता है और तुरंत सभी जवानों को हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दे देता है, जबकि हकीकत यह होती है कि रूबियो ने यह गोलियां जानबूझकर हवा में चलवाई थीं, ताकि इसी अफरा तफरी के दौरान उसके साथी अपने कपड़े बदलकर बंधकों के बीच मिल सकें। लेकिन रूबियो की योजना पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाती। जैसे ही स्पेशल फोर्स छत पर पहुंचती है, वहां तैनात दोनों लुटेरों को अपना चेहरा ढकने का मौका ही नहीं मिलता। उन्हें बचाने के लिए नंबर 2 एक बंधक को ढाल बनाकर छत पर पहुंचता है, लेकिन स्नाइपर की गोली सीधे उसे लगती है और वह वहीं गिर जाता है। ये देखकर बाकी दोनों लुटेरे डर जाते हैं और तुरंत हथियार डाल देते हैं। सामने वाली इमारत की छत पर मौजूद बर्नार्डो अपने कैमरे में यह पूरा दृश्य कैद कर लेता है। इसी बीच बैंक के मुख्य दरवाजे पर बंधकों की भीड़ बाहर निकलने के लिए धक्का देना शुरू कर देती है और उसी भीड़ के बीच रूबियो भी चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही बैंक का मुख्य दरवाजा खुलता है, सैकड़ों बंधक एक साथ बाहर निकलने लगते हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन पुलिस पहले से तैयार खड़ी होती है। सभी लोगों को जमीन पर लेटने का आदेश दिया जाता है ताकि कोई भी लुटेरा भीड़ का फायदा उठाकर भाग न सके। रूबियो भी आम बंधकों की तरह उसी भीड़ में शामिल रहता है। उसके कपड़े पूरी तरह बदल चुके होते हैं और पहली नजर में वह किसी भी आम आदमी जैसा दिखाई देता है। अब पूरी जिम्मेदारी पाको के कंधों पर होती है। वह हर बंधक को एक एक करके ध्यान से देखना शुरू करता है। उसने आज तक किसी भी लुटेरे का चेहरा नहीं देखा होता, फिर भी अपने अनुभव के दम पर वह सिर्फ चाल ढाल, हाव भाव और पहनावे को देखकर कई लुटेरों की पहचान कर लेता है। एक एक करके कुछ लोग अलग कर लिए जाते हैं, लेकिन इसी दौरान रूबियो उसकी नजरों से बच निकलता है। चश्मा और बदले हुए कपड़ों की वजह से पुलिस उसे एक आम बंधक समझकर बाकी लोगों के साथ बस में बैठा देती है। बस चलने से पहले भी पाको के मन से शक खत्म नहीं होता। उसे महसूस होता है कि गिरोह का सरगना अभी तक पकड़ा नहीं गया है और वह कहीं न कहीं इन्हीं बंधकों के बीच मौजूद है। वह तुरंत बस के अंदर चढ़ता है और टॉर्च की रोशनी में हर चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। कई मिनट तक जांच करने के बावजूद उसे कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे रूबियो सचमुच पुलिस को धोखा देने में कामयाब हो गया हो। लेकिन तभी पाको को अस्पताल में घायल बंधक की कही हुई एक छोटी सी बात याद आती है। उसने बताया था कि गिरोह का एक सदस्य क्यूबाई अंदाज के ऊंची एड़ी वाले जूते पहनता है। यही बात अचानक पूरी तस्वीर बदल देती है। पाको बिना देर किए बस में बैठे हर व्यक्ति के जूते देखने लगता है। कुछ ही पल बाद उसकी नजर रूबियो के पैरों पर टिक जाती है। कपड़े बदलने और चेहरा छिपाने के बावजूद वह अपने जूते बदलना भूल गया होता है। बस यही एक गलती उसकी पूरी योजना को बर्बाद कर देती है और पाको वहीं उसे गिरफ्तार कर लेता है। रूबियो की गिरफ्तारी के साथ ही बैंक में मौजूद सभी बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। लगभग 37 घंटे तक चला यह तनावपूर्ण घटनाक्रम आखिरकार खत्म हो जाता है। इसके तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जहां जनरल पिजेओ आधिकारिक तौर पर घोषणा करता है कि इस डकैती में सिविल गार्ड का कोई सदस्य शामिल नहीं था। उसके मुताबिक यह पूरा गिरोह पेशेवर लुटेरों का था, जिनका मकसद सिर्फ पैसा हासिल करना था और इस वारदात का किसी राजनीतिक आंदोलन या तख्ता पलट से कोई संबंध नहीं था। यह बयान पूरे देश में नई बहस छेड़ देता है। उधर पूछताछ के दौरान रूबियो अब ज्यादा देर तक चुप नहीं रहता। वह पूरी योजना का असली राज खोलना शुरू कर देता है। उसके मुताबिक जेल में मैनुअल से मुलाकात के बाद ही उसकी पहचान खुफिया एजेंसी के निदेशक ब्लैंको से कराई गई थी। ब्लैंको किसी भी कीमत पर सेंट्रल बैंक के सेफ डिपॉजिट बॉक्स 156 में रखा एक खास दस्तावेज हासिल करना चाहता था। वह उसे कानूनी तरीके से नहीं ले सकता था, इसलिए उसने बैंक डकैती की पूरी योजना तैयार करवाई। समझौता यह था कि दस्तावेज ब्लैंको का होगा, जबकि बैंक में मौजूद 800 मिलियन पेसेटा की पूरी रकम रूबियो और उसके गिरोह को मिल जाएगी। रूबियो आगे बताता है कि शुरुआत में सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि बैंक का नक्शा गलत था और सीवर का रास्ता कभी खुल ही नहीं सकता, उसे समझ आ गया कि किसी ने जानबूझकर उन्हें मौत के जाल में धकेला है। अगर वे नीचे से नहीं निकल सकते थे तो आखिरकार स्पेशल फोर्स ही उन्हें मार गिराती। इसी वजह से उसे यकीन हो गया कि इस पूरी साजिश के पीछे ब्लैंको का ही हाथ है। उसके मुताबिक अगर वह और नंबर 2 मारे जाते तो इस पूरे राज का कोई गवाह भी जिंदा नहीं बचता। रूबियो की बात अभी पूरी भी नहीं होती
कि सेना के कुछ अधिकारी पूछताछ वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। वे पाको से कहते हैं कि अब यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और आगे की पूछताछ सेना संभालेगी। मजबूर होकर पाको वहां से बाहर निकल जाता है। कुछ समय बाद वह छुट्टी लेकर एक बिलियर्ड हॉल में बैठा होता है। तभी टेलीविजन पर प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होता है। वह देश को बताते हैं कि रूबियो का गिरोह चरमपंथी तत्वों के हाथों इस्तेमाल हुआ था और उनके पीछे कुछ खतरनाक लोग मौजूद थे। ये बयान सुनकर पाको समझ जाता है कि सरकार एक बार फिर असली कहानी को दबाने की कोशिश कर रही है। उधर अखबार के दफ्तर में इसाबेल भी सरकार के इस रवैये से नाराज होती है। बैंक डकैती खत्म होने के बाद मार्टर और बर्नार्डो सीधे पाको को ढूंढते हुए बिलियर्ड रूम पहुंच जाते हैं। पाको पहले तो कुछ देर खामोश रहता है, लेकिन फिर वह उन दोनों को इस पूरे मामले की असली हकीकत बताना शुरू करता है। उसके मुताबिक यह सिर्फ एक बैंक डकैती नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई थी। शुरू से ही कुछ ताकतवर लोग चाहते थे कि तफ्तीश कभी असली रास्ते तक न पहुंचे, इसलिए हर बार मामले को किसी और तरफ मोड़ दिया गया ताकि पर्दे के पीछे बैठे लोगों का नाम सामने न आ सके। उधर पूछताछ वाले कमरे में ब्लांको रूबियो से मिलने पहुंचता है। वह कहता है कि बैंक का नक्शा गलत नहीं था, बल्कि इतने सालों में इमारत के अंदर बदलाव हो चुका था। इसके बाद वह रूबियो को अपने साथ देने के लिए मनाने लगता है। वह यकीन दिलाता है कि अगर अदालत में उसका नाम इस मामले से दूर रखा गया तो उसे मौत की सजा नहीं होगी। कुछ साल जेल में गुजारने के बाद वह बाहर आ जाएगा। साथ ही वह उसकी बीवी और पैदा होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी लेने का भी वादा करता है। लेकिन रूबियो अच्छी तरह समझ जाता है कि यह मदद नहीं, बल्कि उसके पूरे खानदान को दी जा रही एक खुली धमकी है। इसीलिए वह मजबूरी में ब्लांको की शर्त मान लेता है। कई साल बाद इस बैंक डकैती का फैसला सुनाया जाता है। अदालत रूबियो को पूरे ऑपरेशन का सरगना करार देते हुए 28 साल की कैद की सजा सुनाती है, लेकिन सिर्फ 8 साल बाद वह जेल से फरार होने में कामयाब हो जाता है। बाहर निकलते ही उसका पहला मकसद उसी बैंक में वापस जाना होता है जहां उसने डकैती के दौरान नकदी अलग अलग जगहों पर छिपाई है। इसी के साथ यह सच्ची घटना पर बनी कहानी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है।